केंद्र के कृषि से जुड़े तीनों विधेयकों का विरोध करेगी प्रदेश कांग्रेस। गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि से जुड़े बिलों को बताया किसान विरोधी। देश की लाखों आड़तीये, मंडी मजदूर, खेत मजदूर सब संकट में आ जाएंगे। इन सब की रोजगार खत्म हो जाएगा। बिल से बहुरेंगे अन्नदाता के दिन। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। कृषि से जुड़े 3 बिल लोकसभा में पारित कर दिए गए। आगे बिल राज्यसभा में जाएंगे। बिल को लेकर देश भर में किसान और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल विरोध जता रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार के इस फैसले से किसान कॉरपोरेट कंपनियों का गुलाम बन जाएगा और किसानों की आजादी खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार का दावा है कि इससे किसान मजबूत होगा। पीएम मोदी ने कहा कि इससे कृषि सुधार और किसानों को उपज बेचने के नए अवसर मिलेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बिल से बहुरेंगे किसानों के दिन। इस पर चर्चा करने के लिए एक गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले प्राइम सवाल, कृषि बिल से क्या किसानों को नुकसान होगा? और दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल, क्या बिल का विरोध सियासी है? और कैसे सुधरेगी किसानों की आर्थिक स्थिति? तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनकी चर्चा हम हमारे गेस्ट पैनल के साथ में करेंगे। हमारे कृषि बिल से क्या किसानों को नुकसान होगा? क्या बिल का विरोध सियासी है? क्या सियासत इस बिल को लेकर की जा रही है? और कैसे सुधरेगी किसानों की आर्थिक स्थिति? क्योंकि किसानों की समस्याओं को लेकर समय समय पर सरकारें कदम उठाती रही हैं और सरकार से किसानों की शिकायत भी लगातार बनी रहती है। तो क्या इस कृषि बिल को पूरी तरीके से समझ लिया गया है? क्योंकि 3 बिल पेश किए गए हैं और अब उन्हें राज्यसभा में जाना है। और इसी बिल के चलते बीजेपी पार्टी की एलाइज में एक सांसद ने अपना इस्तीफा दे दिया, हरसिमरत कौर ने। और कांग्रेस का आरोप है कि इस बिल के आने के बाद में किसान कॉरपोरेट का गुलाम हो जाएगा। चर्चा करेंगे। विक्रम सिंह शेखावत कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभुलाल सैनी पूर्व कृषि मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमराराम सीपीएम नेता और भूराराम चौधरी कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। सबसे पहले विक्रम सिंह शेखावत से मेरा सवाल है। विक्रम जी, क्या आपत्ति है आपको इस बिल से, जबकि साफ तौर पर जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम एपीएमसी से किसानों को बाहर लाएंगे। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में जंग लग गया है, हम उसे बदल डालेंगे। अब जब बीजेपी सरकार ने उसे बदल दिया है, किसानों के लिए काम किया, आपत्ति क्या है आपको? देखिए, एपीसी जो बिल है उसमें संशोधन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से बिना मशवरा किए बिना और आप तुरंत आनन फानन में, अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसमें प्रश्न जो काल है वो तक स्थगित है। इसका मतलब ये है कि भाजपा आनन फानन में इस बिल को लेके आई है और तुरंत में लागू करना चाहती है, क्योंकि संशोधन का न तो कोई प्रस्ताव आप रख सकते, न उस पर कोई सुनाई हो सकती। और आप देखेंगे कि बिल्कुल आम आदमी बिल्कुल के समझ के बाहर की बात है ये बिल जो है। वो कौन से बिंदु हैं विक्रम जी जो आपको, जिन पर आपत्ति है इस कृषि बिल के तहत? सबसे पहले तौर पर ये कहा गया है एमएसपी से बाहर करना, ये बहुत बड़ा एक किसान के लिए घातक बिल है। पहले एमएसपी के थ्रू किसान को एक एश्योरेंस होती थी, उसको एक तसल्ली होती थी कि मुझे अपनी फसल का इतना दाम मिल जाएगा, और वो सरकारें तय करती थी और किसानों से सलाह मशवरा करके करती थी। अभी जो ये तीनों बिल लाए जा रहे हैं, भाजपा इतनी जल्दबाजी में है कि आपने देखा होगा कि न तो किसी विपक्षी दल से, जो कि इनकी प्रवृत्ति है कि किसी भी बात पे न तो विपक्षी दल को शामिल करते, न विशेषज्ञों को शामिल करते। इसमें भी कृषि विशेषज्ञों को न राय ली गई है, न कृषि से संबंधित किसानों यूनियंस की राय ली गई है, तो अगर व्यापारियों की राय ली गई है। देखा जाए तो आप
आपकी समस्या है कि रायशुमारी में आपको शामिल नहीं किया गया? नहीं किसी को भी शामिल नहीं किया। आपत्ति नहीं। आप देखेंगे आसिफ जी कि इनके जो अलाइज जो दल हैं उनमें से आपने देखा होगा कि एक प्रमुख अकाली दल की जो मंत्री परिषद में शामिल थी, उन्होंने इस्तीफा दिया है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को समझ में आएगा कि ये क्या बिल है और किस तरह से किसान विरोधी बिल है। प्रभुलाल सैनी साहब, आप छोड़ेंगे, आपने कृषि हित के अंदर ये बिल पेश किए हैं तो फिर आपत्ति किस बात की है? क्योंकि देश के अलग अलग कोनों से आज विरोध की आवाज सामने आई। देखिए, मैं समझता हूं कि जो 3 बिल पेश हुए हैं जी, और लोकसभा में वो पारित भी हुए जी, लेकिन बड़ा आश्चर्यजनक बात यह है कि लोग आज भी कई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं जी। जबकि 5 जून 2020 को एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से तीनों ऑर्डिनेंस जारी किए गए थे जी। इनके पास पूरा समय था, लेकिन इन्होंने क्या हुआ, मात्र सिर्फ इसको राजनीतिक करने के लिए, एक राजनीतिक माहौल बनाने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कि इसमें जो साथी दल हैं वही विरोध कर रहे हैं, आप उनको तो कन्विंस करते कम से कम। देखिए, मैं ये समझता हूं कि अलग अलग राजनीतिक इच्छाएं होती है हर पार्टी की, और वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के मुद्दे ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का विरोध शुरू कर देते हैं। मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि 2005 में या 2002 की मैं बात करना चाहूंगा, पूरे देश में एक मॉडल एक्ट आना था, एपीएमसी एक्ट का, पूरा देश का, एक देश एक कानून एक बाजार जी। और उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए 2002 के बाद में धीरे धीरे कई राज्यों ने इनमें संशोधन करना भी शुरू किया जी। लेकिन आप देखेंगे आलपिन से लेके हवाई जहाज तक उसका जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो उसका बनाने वाला होता है, वो उसका मन का मालिक होता है, उसकी मर्जी हो तो बेचता है, उसके रेट तय करता है। लेकिन आज भी 70 वर्षों के बाद में क्या हम ये आशा और अपेक्षा करेंगे कि हमारा किसान मूक दर्शक बना रहेगा और उसकी नीलामी कार्रवाई होती रहेगी? और मैं समझता हूं कि जो कानूनों में जिस प्रकार का अभी कल आज जो जिस प्रकार पारित हुआ है, किसान को मन का मालिक बनाया है। कोई ये बोलते हैं एपीएमसी एक्ट। ठीक है प्रभुलाल जी, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। अमराराम जी, प्रभुलाल सैनी साहब का कहना है कि किसान को उनके मन का मालिक बनाया गया है। राजस्थान का किसान अगर राजस्थान के अंदर फसल उगाता है, उस फसल को अगर केरल के लोग खरीदना चाहते हैं तो अब ये आसानी कर दी गई है इस बिल के अंदर। राजस्थान के किसान की फसल तमिलनाडु में भी खरीदी जा सकती है, केरल में भी खरीदी जा सकती है। फिर किस बात की आपत्ति है? क्या वाकई इस मामले को लेकर सियासत की जा रही है कि किसान पहले भी देश में और विदेश में 1991 से जब से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की विश्व व्यापार संगठन का हमने साइन किया है, उसके बाद में न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी बेच सकता है। इन कानूनों की जरूरत नहीं है, पहले से ही निश्चित रूप से हो सकता है। अभी प्रभुलाल जी की तो मजबूरी है, वो यही कहेंगे, लेकिन जो सुधार के नाम से जो काम किया जाता है उससे बड़ा कोई बिगाड़ नहीं हो सकता। चाहे वो आर्थिक सुधार के नाम लिया जाता है, आर्थिक सुधार का मतलब है बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेक देना। आप देखिए ना, इनके सुधार का ही है कि लक्ष्मी विलास होटल उदयपुर की 250 करोड़ की 7.5 करोड़ में इन्होंने बेच दी है विनिवेश मंत्री जी ने, और अभी सुप्रीम हाई कोर्ट ने उनको स्टे किया है उस होटल पे कब्जा किया। तो सुधार के नाम, किसान की कल्याण के नाम से 6 साल हो गए, किसान की आय दुगनी हो गई, अच्छे दिन आ गए, 15 लाख आ गए। तो इसलिए केवल लोगों को कंपनियों के हवाले करके न केवल इस देश की खेती को, न केवल इस कृषि व्यापार को, बल्कि आम जनता की जिंदगी को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इस देश के किसान और आम उपभोक्ता को लूटने में जो बाधक कानून थे उनको समाप्त करने का काम इन 3 कानूनों के माध्यम से किया। अमराराम जी, इस बात को बेहतर तरीके से कृषि विशेषज्ञ ही बता सकते हैं कि क्या वाकई इस बात में कितना दम है कि कॉर्पोरेट का गुलाम हो जाएगा किसान, किसान अपने मन का मालिक है। अगर बीजेपी इस बिल के अंदर, अगर केंद्र सरकार ये कह रही है कि किसान को उसके मन का मालिक बनाया गया है। भूराराम जी, आपसे भी समझना चाहूंगा, चूंकि 3 बिल पेश किए गए हैं, इन 3 बिलों में आपने अगर इन बिलों का अध्ययन किया हो तो आपको लगता है
कि ये पूरी तरीके से जो है वो किसान कॉर्पोरेट के अंतर्गत चले जाएंगे, या उन्हें वही अधिकार अब भी हासिल है जो पहले थे? सुधार क्या आया? आसिफ साहब, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि फालतू विषयों के बजाय समसामयिक और ज्वलंत मुद्दा इस देश में इस समय चल रहा है। कृषि के संबंध में जो 3 बिल भारत सरकार लेके आई है उसके बारे में आप चर्चा करा रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। अब रही बात जो 3 बिल आए हैं जो एक्चुअली ऑर्डिनेंस के द्वारा पहले ही लागू हो चुके हैं, जैसा कि अभी प्रभुलाल जी साहब ने बताया था, तो ये 3 जो ऑर्डिनेंस है या 3 बिल है, इन सब तीनों बिलों को साथ साथ अध्ययन करके हमको देखना पड़ेगा कि इनका किसान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय प्रभुलाल जी सैनी, जो किसान भी और पूर्व में 2 बार कृषि मंत्री भी राजस्थान के रह चुके हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं कि इन तीनों ऑर्डिनेंस और तीनों बिलों का विस्तृत नाम है वो अभी आपकी टीवी के माध्यम से राजस्थान के किसान को और भारत के किसान को बता दे तो मैं मान जाऊंगा इनका नाम कितना लंबा चौड़ा है। मेरे ही समझ में नहीं आया, मैं 4 दिन से माथाफोड़ी कर रहा हूं, तो एक आम किसान तो इसमें क्या समझेगा। अब रही बात 3 बातें जो मैं किसान के दृष्टिकोण से कहना चाहूंगा। पहली बात तो मंडी की बात है कि किसान को ये कहा गया कि आप अपनी फसल चाहे तो मंडी में बेच सकते हैं, चाहे मंडी के बाहर बेच सकते हैं। दूसरी बात एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जैसे कि शेखावत साहब ने कहा, अमराराम जी वाली बात मैं सुन नहीं पाया, तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इसमें सुधार करके और संशोधन करके कुछ फसलों को इससे बाहर किया है। उसका उद्देश्य सरकार क्या है, छिपा हुआ उद्देश्य क्या है, वहां तक हमको जाना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर फार्मिंग करने के लिए जो आज्ञा दी जा रही है उसके बारे में हमको जाना पड़ेगा। तो ये कोई वन नेशन वन मार्केट की बात नहीं है, एक्चुअली ये एक फसल 2 मार्केट की बात है कि किसान मंडी में भी जा सकता है, किसान बाहर भी बेच सकता है। तो ये कोई मतलब बहुत अच्छा निर्णय नहीं है और उसके जो दूरगामी परिणाम होंगे वो बहुत अच्छे नहीं होंगे। दूसरी बात, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से कुछ फसलों को बाहर निकालने की बात है, इसके पीछे कारण ये है कि जो हमारे बाहर के जो लोग हैं, विदेश के जो लोग हैं, जो कृषि के अंदर FDI इन्होंने अलाउ किया है, उन्होंने दबाव लगाया भारत सरकार के अंदर ऊपर कि क्योंकि हमको ये देखना पड़ेगा हमारा नफा नुकसान, इसलिए इन फसलों को आप एसेंशियल कमोडिटी से बाहर निकालो। उस दबाव के तहत में भारत सरकार ने उनको बाहर निकाला है। और तीसरी बात है कॉर्पोरेट सेक्टर वाली बात है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फार्मिंग की। ये साहब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से लिया मॉडल है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत के अंदर, शुरू में यही कहा था कि हम आपके देश के लिए ये करेंगे। आपको सब पता है आगे जाकर किस तरह से हमारे देश पर उन्होंने आधिपत्य स्थापित कर लिया। बिहार के किसानों को टिप्पणी एक कृषि विशेषज्ञ की है, हाल ही में गुजरात के अंदर आप सुन रहे हैं, ये टिप्पणी एक कृषि विशेषज्ञ की है। इनका साफ तौर पर यह मानना है प्रभुलाल जी कि इतने बदलावों की जरूरत नहीं थी, ये सुविधाएं तो किसानों को पहले भी थी कि किसान अपनी फसल को बाहर बेच सकता था। देखिए APMC एक्ट जो बना 1955 के अंतर्गत एक मंडी एरिया घोषित किया हुआ था और उस मंडी एरिया के अंतर्गत ही ऑक्शन करते थे और वहां पर बिचौलिए जो आते थे उसमें आड़त के नाम पे, कभी ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे, कभी तुलाई के नाम पे किसानों को काफी 10% के लगभग नुकसान होता था, बिचौलिए लोगों से परेशानी होती थी। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी को। पहली बार किसानों के हित में एक ऐतिहासिक फैसला है, जैसे कि बोराराम जी कह रहे थे कि वो 3 एक्ट कौन से थे, 3 बिल कौन से थे, मैं उनको बताना चाहूंगा। शायद आपने इन तीनों ही कानूनों को जो ऑर्डिनेंस जारी हुए थे, आपके पास पूरा टाइम था, ये संसद में आज पास हुआ, लेकिन ये जून से लेके अब तक इनका दिन किया जा सकता था। बहुत कुछ अमेंडमेंट नहीं करके छोटे छोटे अमेंडमेंट ये हुए थे कि किसान प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, एक्सपोर्ट और या कोई बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स अगर वो चाहेंगे तो बिचौलियों से मुक्ति से उनको सीधा किसान के खेत से, किसान के भंडार गृह से या कहीं से भी माल खरीदने की उनको छूट दी गई है। और इसमें यह कहा गया है कि यदि मंडी के बाहर कोई भी किसान बेचेगा, आड़त बचेगी, उसके लगभग 2% यहाँ लगती है, कहीं 2.5% लगती है। और मैं समझता हूँ इसके अलावा लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा अन्य खर्चे भी किसान को बचेंगे। इसलिए यह बिल महत्वपूर्ण इसलिए है कि किसानों को एक मन का मालिक बनाकर ये फालतू के खर्चे थे उनसे उनको स्वतंत्र किया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि APMC में आपने MSP को खत्म कर दिया।
आप अगर तीनों कानूनों को पढ़ते तो शायद ये बात नहीं कहते। कहीं भी इसमें एमएसपी को हटाने का काम भी नहीं है, इसमें न किसी प्रकार का क्लोज रखा गया। एमएसपी कृषि मूल्य लागत आयोग जो बना हुआ है जी। उसके मार्फत से होने वाली रिकमेंडेशन स्टेट्स के माध्यम से किसानों से सबसे जानकारी। ठीक है प्रभु जी, और विक्रम जी प्रभु जी का ये साफ तौर पर कहना है कि बिना अध्ययन किए आपने, वो आपको भी कह रहे हैं बुराराम जी की अगर आपने अध्ययन किया होता तो शायद आपको समझ में आता कि ये परिवर्तन किसानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। विक्रम जी, आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में इन कानूनों का विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। कोरोना काल में न तो इतना किसी को जानकारी थी, लोग घबराए हुए थे, और लॉकडाउन के पीरियड को आपने देखा है कि किस तरह से लोग दहशत में हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा है जब इन्होंने संसद में रखा है कि ये किस तरह के बिल हैं, काले कानून हैं, जो कृषि व्यवस्था को, आज तक की जो कृषि व्यवस्था थी और जो आड़त सिस्टम है, जो मजदूर उसमें अपना पेट भरते हैं, आड़ती भी अपना पेट भरते हैं, किसान को एक आड़त के सिस्टम के जरिए एक एश्योरेंस था उसको कि मेरे को सरकार क्या इतनी सहायता कर पाती है जितना एक आड़त सिस्टम जो देता है। और कृषि उपज मंडियों का विकास क्यों किया गया? आज इस कानून के जरिए कृषि उपज मंडियों का महत्व ही समाप्त हो जाता है। आपने इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है उसका क्या रह जाएगा, मैं तो आप देखते हैं। और इस कानून के जरिए एफडीआई, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में लगातार इन लोगों ने एफडीआई का विरोध किया था, और कांग्रेस ने किसी भी फील्ड में 51% से 49% से ज्यादा एफडीआई को लागू नहीं किया था। डिफेंस सेक्टर को बिल्कुल अलग रखा गया था। आप देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे जब से ये सरकार आई है, पिछले 7 साल में इन्होंने एफडीआई को धीरे धीरे हर सेक्टर में लागू कर दिया है। और इस फील्ड में भी आप देखेंगे कि ये बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों को न्योता है, बाहर की कंपनियां आएंगी और किसान के खेतों पे कब्जा करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट के मार्फत उसको किसी कॉन्ट्रैक्ट में बांधा जाएगा, जाएगा और ये जरा सा बहुत के जरिए दबाया जाएगा। इसको समझा कैसे जाए? किसान बहुत, बुराराम जी का भी यही कहना है, आप भी यही कह रहे हैं, विक्रम जी भी यही कह रहे हैं। कैसे कब्जा करेगी कॉर्पोरेट कंपनी? ऐसा तो कोई इसमें एक्ट के अंदर कहीं कोई प्रावधान दिया नहीं गया है। आपने कौन सा बिंदु पढ़ा है? वो ऐसा है कि तीनों कानून सुधार के नाम, पहली बात तो सरकार को कौन सा ऐसा किसान संगठन था जिन्होंने ये मांग की कि आवश्यक वस्तु नियंत्रण कानून को समाप्त करो, कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इन तीनों कानूनों के लिए कौन सा ऐसा किसान संगठन है? प्रभुलाल जी की मैं नहीं कहता, लेकिन केंद्र सरकार बताए। और इतनी क्या जल्दी थी कि ऑर्डिनेंस लाना पड़ा? असल बात यह है कि कोरोना महामारी को बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अवसर के रूप में बदलने के लिए, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री अमराराम जी, मैं आपको रोक रहा हूं इस वक्त।